नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, घटनाक्रम दिन प्रतिदिन भारत की राजनीति में दिलचस्प होते जा रहे हैं। दिलचस्प इसलिए कि हमारे यहाँ रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें नए परिवर्तन के संकेत मिलते हैं, कुछ नया होने का संकेत मिलता है और कुछ ऐसा जिससे डर भी लगता है, भय भी होता है। दरअसल अगर भारत का पूरा इतिहास देख लें तो कुछ इसी किस्म का है। अच्छे दिन, बुरे दिन, वो दिन जो हमें भयभीत भी करते हैं और वो दिन जिसके अंदर शायद हमें जो राजा लोग होते थे इंस्पायर करते थे कि कुछ अच्छा करें। अभी फिलहाल मौसम तो है, पर मौसम जेल जाने का है। पर जेल जाने का मौसम सिर्फ विपक्षियों के लिए है, सत्ताधारियों के लिए नहीं है। और जिसे चाहे उसे जेल में भेज दें। एक तरीका नहीं चलेगा तो दूसरा तरीका चलेगा। ईडी से नहीं काम बनेगा तो इनकम टैक्स से बन जाएगा, उससे नहीं बनेगा तो सीबीआई से बन जाएगा। लेकिन हाँ, ईडी से काम करवाने में दिक्कत ये आती है लोगों को कि एक एक साल तक बेल नहीं मिलती है। हालांकि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि बेल शुड बी द नॉर्म, लेकिन बाकी जो नीचे बैठे सारे न्यायाधीश है वो कहते हैं जेल शुड बी द नॉर्म। तो शायद वो अपने ही मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं सुनते हैं। तो एक एक साल तक तो अब ईडी के केसेस में तो बेल ही नहीं होती है। अब उसका एंड रिजल्ट क्या होगा ये तो खुदा ही जाने। लेकिन हाँ, थोड़ी एक निरंकुशता तो देखने को मिल रही है और थोड़ा थोड़ा इमरजेंसी के दिनों की भी याद आ रही है। आने वाले दिन कैसे होंगे? क्या केजरीवाल साहब भी सलाखों के पीछे जाएंगे, या फिर ये जो भय है ये विपक्षी एकता के लिए एक नया पैराडाइम सेट करेगा? प्रश्न तो बहुत सारे हैं, पर हाँ, समय के गर्भ में बहुत कुछ छुपा हुआ है। उसमें से क्या निकलेगा कह नहीं सकते, लेकिन संकेत सत्ताधारियों के लिए भी उतने शुभ नहीं है, उतने अच्छे नहीं है जितना शायद वो सोच रहे होंगे, क्योंकि उनकी भी कई चालें उल्टी पड़ रही हैं। और सबसे मुख्य चाल उल्टी जो पड़ रही है वो ये है कि कभी कभी लगता है जैसे मोदी शाह की जोड़ी को लगता था कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी में कोई बगावत नहीं कर सकता, लेकिन जो बीज आपने हिमाचल में निकलते हुए देखे, बाद में अब कर्नाटक में, राजस्थान में जो आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई एक चीज सुप्त अवस्था में है, डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं, अब वो एक्सप्लोड होने को तैयार है। और शायद उस दल के अंदर भी जहां लोग आज्ञा पालक समाज की तरह बैठते थे, जैसे कि गुजरात की क्लास से बैठते हैं कि कहा कि लेटर लिख दो, चुनाव नहीं लड़ना है, लेटर लिख के देंगे, सारे बाहर चले जाओ, मंत्रिमंडल सारे बाहर चले जाएंगे, कोई एक चू नहीं करता है। लेकिन शायद सारा भारत गुजरात नहीं है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए क्या ये सरकार की निरंकुशता विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो रही है? क्या पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है पॉलिटिक्स में? हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गौतम लहरी जी। दादा, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल जैन जी। जैन सर राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पत्रकार भी हैं, हमारे बंधु भी हैं, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ श्रीवास्तव जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला। और हमारे साथ हैं हरिकेश कुमार जी मॉलिटिक्स से। अब उन्होंने नया एक संस्था ज्वाइन की है, एक नया चैनल ज्वाइन किया मॉलिटिक्स, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशा है हमें भी आपसे मार्गदर्शन मिलता रहेगा कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स का हमें भी धीरे धीरे पता लगेगा। मुझे लगता है कि दादा का शायद कुछ कनेक्शन चला गया है, चल कोई बात नहीं, जैसे जुड़ते हैं वापस उनको हम लेकर आएंगे। सबसे पहले अमिताभ जी आज आपके पास ही आते हैं। राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर है, हर व्यक्ति उसे अपने चश्मे से देख रहा है। ये सही बात है, हमारा भी एक चश्मा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आपका चश्मा क्या रह रहा है? आप इस चश्मे से कौन सी तस्वीर देख रहे हो आज की भारत की राजनीति की? अमिताभ जी। शुक्रिया दिनेश जी, आपने चश्मे को लेकर के जो बात कही है, तो मैं बताऊं साहब, मेरा चश्मा जो है वो तो मतलब क्या कहूँ, अभी जो थोड़ी देर पहले केजरीवाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब अगर केजरीवाल बेईमान है तो इस देश में कोई ईमानदार नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार कह रही है कि केजरीवाल बेईमान है,
हमें बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और अगर हम बेईमान हैं जी, तो फिर इस देश में कोई ईमानदार नहीं है। ये केजरीवाल साहब ने कहा। तो ये एक तस्वीर है जो जी, मतलब जो मुझे दिख रही है कि भाई ये केजरीवाल साहब जिस तरीके की पेशबंदी कर रहे हैं, है ना? और हम चूंकि आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात की है, तो जी, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, इन सबकी बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है। कल अम्बेडकर जयंती पर बहुत दिलचस्प एक बयान आया केसीआर साहब का। उन्होंने कहा साहब अगली अगली सरकार जो है वो हमारी बनेगी लोकसभा चुनाव के बाद। अब उन्होंने ये भी कहा कि किसी को हो सकता है कि इसमें हमारी बात पे यकीन ना हो, जी, मतलब लोगों को हमारे बयान बड़ी उलटबांसी लग सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब टीआरएस जो है वो बनाएगा सरकार, और इस पर लोगों को हंसी आ सकती है। जिस तरीके की सर चल रही है विपक्षी एकता की कोशिशें, मेरा मानना है कि देखिए सरकार के खेमे में कहीं ना कुछ ना कुछ खलबली जरूर है, लेकिन विपक्षी एकता का जो दिनेश जी जो एक तस्वीर है, वो जो जिस तरीके से उभर रही है, उसमें अभी बहुत कुछ मतलब स्पष्टता आनी बाकी है। अभी जो आप चश्मे की बात करें, चश्मे से बहुत कुछ, किसी के भी चश्मे से बहुत साफ साफ दिखाई नहीं देगा। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मुझे तो बहुत साफ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये किस दिशा में फैसला कौन तरीके से बढ़ेंगी। मजा तब आएगा जब कर्नाटक का चुनाव जो अभी होने वाला है, जो सबसे नजदीक है, अगर उस चुनाव में कांग्रेस जो है, जैसी कि उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस को अच्छी अच्छी वहां पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद हुई है, तो अगर वो सफल हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ एक तस्वीर उभर सकती है जिसमें कि हाँ विपक्ष के लिए कुछ उम्मीद हो। और इसके साथ साथ अगर राजस्थान का जब चुनाव होगा, तो राजस्थान में कांग्रेस अपने आप को बचा ले जाए, यानी कांग्रेस राजस्थान बचा ले जाए और कर्नाटक कमा ले जाए, तो फिर जो है वो चीजें आगे 2024 की जो जिसके संदर्भ में आपने बात की है, वहां कहीं ना कहीं चीजें आगे बढ़ेंगी। और देखिए आम आदमी पार्टी ने अभी थोड़ी देर पहले एक और बयान दिया, एक प्रवक्ता ने कहा कि साहब अगला चुनाव जो है मोदी वर्सेस ऑल नहीं होगा, अगला चुनाव सीबीआई और ईडी वर्सेस ऑल होगा। उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है सीबीआई और ईडी हुँ, को विपक्ष के नेताओं पर छोड़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी को जो है वो जो राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है उसमें, या जो राजनीतिक एक प्रतिद्वंदिता होती है उससे ज्यादा उस पर भरोसा नहीं है। वो इस तरीके से कुल मिलाकर के विपक्ष के नेताओं को टॉर्चर करके और उनको एक तरीके का भय दिखा करके कहीं ना कहीं उनका मुंह बंद करना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा है। देखिए मैं फिर वही बात कहूंगा कि कांग्रेस के इर्द गिर्द अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होना शुरू करती हैं, और अगर जैसा कि नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कहीं ना कहीं अगर केजरीवाल और कांग्रेस नजदीक आ जाए, अगर ममता बनर्जी और कांग्रेस नजदीक आ जाए, जो अभी शरद पवार कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले शरद पवार का एक बयान आया जिसको लेकर के जेपीसी को लेकर के, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, अगर सब लोग चाहते हैं तो ठीक है, मैं उसके लिए तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं एक लचीलापन उन्होंने दिखाया। लेकिन बीच बीच में ये खबरें भी आती रहती है कि अजित पवार के बारे में खबर आ गई कि साहब हो सकता है वो बीजेपी चले जाए। तो ये जो बातें हैं, और पवार साहब के बारे में, पवार साहब की पार्टी के बारे में ये खबर भी आ गई है कि इस तरह की खबरें भी हैं मीडिया में कि हो सकता है पवार साहब कर्नाटक में चुनाव लड़े। एनसीपी अगर चुनाव लड़ती 40-45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अगर चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का जो एक आधार है उसी आधार में छेड़मारी करेगी, अगर ये होता है तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है विपक्ष की खेमेबंदी को लेकर के। वो इफ्स एंड बट्स जैसे जैसे रिजॉल्व होंगे, वैसे वैसे विपक्षी एकता की तस्वीर साफ होगी, और उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार जो है, सरकार के खेमे में काफी बेचैनी है, और प्रधानमंत्री अपनी सारी ताकत के बावजूद, सारा जो उनका एक कुनबा है उसके बावजूद, कहीं ना कहीं जो जिस तरीके के बयान देते हैं वो उससे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ आशंका जरूर है। गोरख पांडे की एक कविता है जो बहुत कई बार कोट की जाती है कि वे डरते हैं, किस बात से डरते हैं वे, अपनी ताकत सारे फौज फाटे के बावजूद, वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। तो ये जो बात है, ये जो सर मेरी सरकार आपसे की यही शिकायत थी, पिछले प्रोग्राम में आए थे, आपने कविता नहीं पढ़ी थी। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, अगर आप उस वक्त टोक देते तो मैं शायद कोई सुना पाता। कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ आप कोई विषय पर बात कर रहे होते हैं, उस वक्त तुरंत बातचीत के बीच में नहीं सुनती, लेकिन अभी चूंकि ये सरकार के डर की बात आ गई तो इसलिए मुझे अचानक वो बात याद आ गई। तो वो जो एक आम जनता की बगावत का डर है,
वो सरकार के लिए ज़्यादा चिंता का विषय है। और मैं बार-बार ये कहता रहा हूँ कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अगर उस चीज़ को, जो आम जनता की समस्या है, उनको अगर ठीक ढंग से उठाने में और उनको ठीक ढंग से आगे रखने में सफल होते हैं, तो कहीं न कहीं उनको समर्थन मिलेगा। जहाँ तक मेरा ये जो अडानी का मामला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको उसको लेकर के एक विपक्ष ने एक, क्या कहें उसको, एक कोशिश की है एक जनमत बनाने की, लेकिन मुझे लगता है कि जो दूर-दराज के गाँवों में जो लोग रहते हैं, या जो आपका एक अलग तरह का जो शहरी मध्य वर्ग से बाहर का मतदाता है, उसके लिए शायद इन चीज़ों का बहुत महत्व ना हो, लेकिन हाँ, जो उसकी रोज़ी-रोटी के जो संकट है, जो महँगाई का संकट है, जो और रोज़गार और तमाम चीज़ों का संकट है, वो उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर विपक्ष जो है उन सवालों को एक-एक करके उठाता है, उस पर काम करता है, तो कहीं न कहीं उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद सौदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। ज़रा मैं आपके पास आता हूँ, आपका संपर्क